हे गाइस, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.9 के सवाल। ठीक, अब यहाँ पर देखो इस चैप्टर में जो है पूरे 25 सवाल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये 25 सवाल लिखे। ठीक, मतलब बहुत से सवाल हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ बारी बारी से कैसे आपको इन सभी सवालों को सॉल्व करना है। ठीक, वैसे बहुत अच्छे सवाल हैं और आप इस वीडियो में, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इन सभी सवालों को सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा जो पहला सवाल है वो यहाँ पर लिखा है x-1 बटे में x-2 x-3। ठीक, इसका हमें समाकलन करना है। ठीक, तो चलिए बताते हैं कैसे आपको करना है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो पहला सवाल है वो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसके पहले वाली वीडियो को, अगर आपने इसका बेसिक यानी जो आंशिक भिन्न वाले जो सवाल लगाए जाते हैं, अगर आपने इसका बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख लेना। वहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कैसे आपको आंशिक भिन्न के सवालों को कैसे तोड़कर उन्हें कैसे सॉल्व करना है। ठीक, एक सवाल मैंने वहाँ पर आपको बताया था और अच्छे से वहाँ पर सब कुछ समझाया था। ठीक, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप सबसे पहले देख लेना। ठीक, ताकि आपका जो थोड़ा बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाए पहले। ठीक, अब यहाँ पर चलिए सबसे पहले पहला सवाल हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। ठीक, इसका समाकलन सिंपल सा है, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे। अब तोड़ेंगे कैसे, तो देखो यहाँ पर लिखो आंशिक भिन्न से। ठीक, आंशिक भिन्न से, मान लो आप पेपर दे रहे हो, ठीक, तो टीचर को पता ही नहीं चलेगा कैसे आपने क्या किया है यहाँ पर। ठीक, तो इसलिए लिख देते हैं आंशिक भिन्न से। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर इसको आंशिक भिन्न से हम पहले जो लिखा है पहले उसको लिख लो। ठीक, तो x-2 और x-3, ठीक, बराबर में। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है a बटे में यहाँ पर जो लिखा है, अभी आपको ऊपर क्या लिखा है इसको ध्यान नहीं देना। ठीक, जैसा कि यहाँ पर नीचे जो लिखा है उसको उसी तरीके से तोड़ लो। पहले ये लिख दिया, प्लस में b बटे में, अब दूसरा वाला लिख देंगे। ठीक, ये लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका हर बराबर कर लेना। ठीक, तिर्यक गुणा करके, जैसे सिंपल से सब करते हैं उसी तरीके से इसको भी हर बराबर कर लेना। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा x-2, इधर वाले कुछ भी नहीं करना है, और बराबर में इधर अब तिर्यक गुणा करो, इसको इससे इसको इससे, तो इधर गुणा करेंगे तो x-3 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो b, और ये हो जाएगा x-2। ठीक, बटे में फिर नीचे नीचे गुणा करेंगे। ठीक, तो x-2 और ये हो जाएगा x-3, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x-1 बराबर में a x-3 और प्लस में b x-2। ठीक, अब यहाँ पर समझो मेरी बात को, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ a और b की वैल्यू पता कर लेना है। पता करने के बाद सीधा खटाक से इसका हम समाकलन आसानी से, बहुत आसान है, तुरंत समाकलन हो जाएगा खट दे। सिर्फ a और b की वैल्यू यहाँ से हमें निकालना है बस। ठीक, a और b की वैल्यू निकालने के लिए निकाल के हम यहाँ पर सीधा धर देंगे। ठीक, यहाँ पर इसके जगह धर देंगे, सीधा सा हमारा समाकलन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ऐसे कर लेना। ठीक, और यहाँ पर अब dx लिख देना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट लगा लेना। ठीक, कुल मिलाकर अभी कहने का मतलब है a और b की वैल्यू निकाला है तो यहाँ पर धर दो, बस हो गया समाकलन खटाक से। ठीक, तब तो हो जाएगा। ठीक, चलो बताते हैं। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको हम एक तरीका बताते हैं। चाहो तो आप यहाँ पर इसका ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलने के बाद यहाँ पर इनका मतलब तुलना कर दो इधर इधर से, बस उसके बाद a और b की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, और चाहो तो दो तरीके हैं। ठीक, चाहो तो ऐसे कर लो, तुलना करके मतलब निकाल सकते हो a और b की वैल्यू, और चाहो तो यहाँ पर देखो x-2 है ना, तो x-2 बराबर अगर हम 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर x-3 है ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, तो यानी एक बार x की जगह 2 रखो, एक बार x की जगह 3 रखो, रख कर देखो सीधा से आंसर आ जाएगा। ठीक, a और b की वैल्यू तुरंत आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर हम चलो एक बार x की जगह 2 रखना है 3 रखना है, चलो बारी बारी से हम रखते हैं। चलो 2 रखेंगे, 2 - 1 हो जाएगा, बराबर में इधर क्या हो जाएगा, 2 - 3 हो जाएगा, प्लस में b, और यहाँ पर 2 - 2 हो जाएगा, तो 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा। ये तो पूरा खल्लास हो जाएगा कुल मिलाकर। यहाँ पर देखो इधर घटाएंगे तो 1 बचेगा, और इधर अगर 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का a आ जाएगा। ठीक, यानी a की जो वैल्यू आ गया, खटाक से देखो आ गया ना, a की वैल्यू 1 आ गया। ठीक, और उसके बाद अब x की जगह 3 रखेंगे। ठीक, 3 - 1 बराबर में a, और यहाँ पर देखो 3 में से 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा, मतलब 3 - 3 कर दिया, प्लस में b, और ये यहाँ पर क्या था 3 - 2, ये तो पूरा हमारा खल्लास हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक, और यहाँ से हम इसमें से घटाएंगे 2 बचेगा,
और यहाँ से 3 में से 2 घटाएंगे तो सिर्फ बी बचेगा, ठीक। यानी बी की वैल्यू 2 आ गया, ए की वैल्यू -1 आ गया, ठीक। आ गया ना खटाक से, चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर धर देंगे, बस हमारा सीधा समाकलन हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा सवाल क्या था, सबसे पहले x-1, x-2 और x-3, ठीक। और ये dx बराबर में a था। देखो a के यहाँ पर a लिखना था, ठीक। तो हम a के स्थान पर -1 लिखेंगे क्योंकि ये आया a के स्थान पर, ठीक। और x-2 था, बीच में प्लस था, उसके बाद b लिखा था, b के स्थान पर कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समाकलन का चिन्ह लगा देंगे और बटे में x-3 dx, ठीक। यहाँ पर भी dx लिख दो। अब यहाँ पर देखो हो गया, ठीक। अब इसका हम समाकलन कर दें, बस हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। कितना आसान, देखो -1 माइनस लिख दो, 1/x-2, इसका समाकलन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सीधा बन जाएगा log -x-2 बन जाएगा, मतलब log इसको लिख देंगे। और यहाँ पर 2 आगे प्लस में 2 ये कांस्टेंट हो जाएगा, 1/x-3 इसका क्या हो जाएगा, log हो जाएगा इसका भी, तो x-3, ठीक। बस हो गया समाकलन खटाक से। अब ये प्लस में इसको आगे लिख दो, बस हो गया हमारा आंसर। यानी log x-3 माइनस में log x-2, ये हमारा सीधा सा आंसर हो गया, ठीक। देखा ना कितना आसान है। बस सिर्फ और सिर्फ हमें क्या था, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना था और a और b की वैल्यू निकालना था। यहाँ पर ये जो मैंने इसका हर बराबर और बराबर किया, क्यों किया, ताकि हमें a और b की वैल्यू पता चल जाए, ठीक। तो हमें कुछ भी नहीं करना, आंशिक भिन्न में इसको तोड़ना है, तोड़ने के बाद a और b की वैल्यू निकाल कर धर देना है, फिर उसका खटाक समाकलन कर देना है, बस आ गया आंसर, ठीक है ना। कितना आसान, चलो ठीक है। चलिए अब अगला सवाल पढ़ते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 2 है, इसका समाकलन चलिए करते हैं, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले ये जो लिखा है इसका हम करते हैं गुणनखंड, ठीक। गुणनखंड आपने क्लास 10 में खूब पढ़ा होगा, ठीक। तो चलिए इसका पहले गुणनखंड कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसके स्थान पर क्या आता है, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं, जस्ट 1 सेकेंड। तो देखो यहाँ पर लिखा है 3x² प्लस में 2x माइनस में 1, ठीक। और यहाँ पर माइनस भी है, ये भी माइनस में है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये माइनस चिन्ह हमें बताता है कि घटाने पर 2 आना चाहिए और उन्हीं संख्याओं को गुणा कर दे तो 3 आना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर गुणनखंड है, ये तो आपको करना आता ही होगा, ठीक। और मैंने क्लास 10 का जो मैथ पढ़ाया है तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कैसे गुणनखंड आपको करना है, ठीक। उसका भी लिंक चलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, ठीक। तो अगर मान लो जिनको गुणनखंड करना नहीं आता तो वो सीख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस लिखना है और यहाँ पर ये जो 2 है इसको अब चेंज कर देना, ठीक। इसके स्थान पर अब हमें देखो क्या करना है, यहाँ पर ये देखो 3 आ गया, मतलब यहाँ पर 3 आ गया। अब यहाँ पर ये माइनस चिन्ह बताता है घटाने पर 2 आना चाहिए, ऐसी 2 संख्याएं बताइए, ऐसे गुणनखंड मतलब करिए कि घटाने पर 2 आ जाए, उन्हीं दोनों संख्या गुणा कर दे 3 आ जाए, ठीक। और अगर हम 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर 3 गुणे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी हमारा हो जाएगा 3 - 1 कर देंगे और x लिख देंगे, ठीक, -1 कर देंगे, ठीक। उसके बाद 3x² माइनस, इससे इसका ब्रैकेट खोलेंगे 3x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे इसका गुणा करेंगे x हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक। बस अब यहाँ पर आपको कॉमा ले लेना, बस आपका आंसर मतलब ये गुणनखंड हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 3x कामा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x -1 हो जाएगा और प्लस में 1 यहाँ पर कामा लेंगे तो x -1 हो जाएगा। दोनों में देखो ये मिल रहा तो x -1 कामा ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा 3x प्लस में 1, ठीक। तो यानी ये हमारा गुणनखंड आ गया, ठीक। इसके स्थान पर अब हमें इसको लिखना, ठीक। अब देखो इस सवाल के बाद मैं आपको जब तीसरा नंबर सवाल बताऊंगा तो वहाँ पर एक बहुत नई चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक। मज़ा आएगा इसके बाद वाले सवाल में, ठीक। पहले यहाँ पर आप समझ लो कि इसको हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे हम x -1 और यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस में 1, ठीक। ये हो जाएगा हमारा dx। अब सिंपल सा इसको आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख देंगे x -1 और 3x प्लस में 1 बराबर में यहाँ पर a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका भी घात 1 है, x का घात भी 1 है। तो सिंपल से हम यहाँ पर x -1 करेंगे और प्लस में b भी बटे में 3x प्लस में 1 लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x प्लस में 1 प्लस में इसको इससे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा bx -1, ठीक। अब यहाँ पर इधर कितना लिखा, देखो एक चीज़ आपको बता दें
कि देखो सब में यही होगा कि आप मतलब पूरा आप बटा लगाएंगे, इससे इसको गुणा करेंगे, फिर इससे ये कट जाएगा, ठीक। तो सिंपल सा है, सब में आप देखो यार ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होता है। आप सीधा क्या करना, इतना करने के बाद यहाँ पर जो ऊपर वाला है उसको लिख दो यहाँ पर, ठीक। अब यानी इससे ये कट ही गया, समझ लेना, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ से यक्स की वैल्यू निकाल लेना है खटाक से। यक्स बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 जो गुणा में इधर आ जाएगा भाग में। तो मैंने मतलब कि यक्स के स्थान पर एक बार 1 रखना है और एक बार -1/3 रखना है, ठीक। खटाक से यहाँ पर रखो, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। बताया मैंने यहाँ पर 2 तरीके हैं, चाहो तो ऐसे निकाल कर यक्स की वैल्यू रख कर ए बी की वैल्यू निकाल लो, या फिर सीधा तुलना करके भी ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक। हमको यही मतलब ऑप्शन बेटर लगता है, इसलिए हम इसको कर ले रहे हैं, ठीक। अच्छा है ये ऑप्शन, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें यक्स की जगह सबसे पहले 1 रखते हैं, ठीक। तो 1 रखेंगे तो 3 का नाम 3, 3 1 4 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 4 और प्लस में बी। अब यहाँ पर कितना है, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये काम खत्म हो गया, ठीक। यहाँ से 4 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो 1 की बराबर कितना आ गया, 1/4 आ गया ना फटाक से। अब देखो यहाँ पर हम आपकी यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर ए है और 3 है, गुणे पे ये हो गया, ठीक। प्लस में बी, माइनस में 1/3, ये हो जाएगा -1, ठीक। इससे कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, -1 प्लस में 1, ये हो जाएगा पूरा 0, ठीक। तो यहाँ से हम v की वैल्यू अब निकाल लेंगे, तो 1 बराबर में यहाँ पर v हो जाएगा 3 1 3, 3 - 1 4, -4/3, और इसको तिरिया गुणा कर देंगे तो b की जो वैल्यू हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा और -4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि b की वैल्यू ये आ गया, a की वैल्यू ये आ गया, खटाक से रखो, समाकलन करो, आ गया आंसर, ठीक। तो हमारा जो सवाल था वो था x - 1 3x प्लस में 1 dx, ठीक, बराबर में यहाँ पर a था, a की वैल्यू आ गया 1/4 जो कि कांस्टेंट है, उसको आगे लिख देंगे, और यहाँ पर x - 1 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर dx लिख देंगे। फिर उसके बाद b की वैल्यू जो आया माइनस में आया तो माइनस यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 3/4 ये कांस्टेंट ही है, ठीक। भाई b के स्थान पर रखोगे तो ये कांस्टेंट है, इसको सबसे पहले ही आगे निकाल देते हैं, क्यों यहाँ पर फालतू 2-4 स्टेप और बढ़ाएं, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 3x प्लस में 1, ठीक, और dx हो जाएगा। देखो कुछ भी मैंने यहाँ पर नहीं किया, सिर्फ a और b की वैल्यू यहाँ यही है, ठीक, यही है, ये a और b की वैल्यू पता चल गया, बस यहाँ पर धर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा इसका समाकलन कर देंगे, ठीक। तो ये तो हमारा हो जाएगा 1/4 का लॉग वाला सूत्र x - 1, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा -3/4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक बात बता दो, नीचे वाला जो है इसका अगर अवकलन करने पर, मतलब इसका अगर अवकलन जो कर दें वो ऊपर होना चाहिए, ठीक। अच्छा ऐसा करते हैं, इसके स्थान कुल मिलाकर अभी t मानोगे तो इसका अवकलन करोगे तो 1/t आ जाए, 1/3 dt आ जाएगा, 1/3 को आगे निकाल दूंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ये हमारा लॉग वाला ही सूत्र है, बशर्ते यहाँ पर लॉग लिख देंगे हम, log 3x प्लस में 1। लेकिन यहाँ पर जो 3x प्लस में 1 है इसका अगर हम अवकलन करें तो ऊपर आना चाहिए, ठीक। जैसे कि यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, 3x प्लस में 1, इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बाकी इसका 0 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये यहाँ पर देखो हमारा सूत्र क्या होता है, 1/x का जो सूत्र होता है वो होता है log x, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये x नहीं है, ये कुछ और है, तो इसका दोबारा से समाकलन होगा, और समाकलन में जानते हो कि इसका हम मतलब अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे, यानी अवकलन में गुणा में लिखते हैं, यहाँ पर बटे में लिखेंगे। तो 1/3 इसका करेंगे अवकलन तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो इसमें भी 1/4 बचा, इसमें भी 1/4 बचा, 1/4 कामा ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा हमारा log x - 1, और माइनस में ये भी हो जाएगा log 3x प्लस में 1, ठीक, और प्लस में c हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो log वाला सूत्र आपने पढ़ा होगा, log m, देखो log अगर m/n हो तो इसके बराबर क्या होता है, ये सूत्र हो जाता है log m माइनस में log n। तो m के स्थान पर ये है, n के स्थान पर ये है, ठीक। तो ये कुल मिलाकर बटे में बन जाएगा, ठीक। तो चलिए देखिए क्या बन जाता है,
तो ये हमारा बन जाएगा 1/4 लॉग, और सबसे पहले क्या था x - 1 बटे में 3x प्लस में 1 प्लस में c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ, यानी सवाल नंबर 3 को बताते हैं। ठीक, अब देखो आपका जो सवाल नंबर 3 है इसमें थोड़ा ध्यान दो। अब सबसे पहले आपको समझना है, अच्छा आप ये मुझे, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब ये आप मुझे बताओ कि यहाँ पर आपने सवाल पढ़ रहे हो आंशिक भिन्न वाले सवाल। ठीक, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, इसके पहले भी आपने चैप्टर में क्या पढ़ा है, इसके पहले वाले चैप्टर आपने अगर पढ़ा होगा सवाल नंबर, मतलब सवाल जो थे प्रश्नावली 7.8 में। ठीक, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि सभी सवाल ऐसे ही थे, और मैंने आपको बताया था कि px प्लस में q और बटे में ax² प्लस में bx माइनस में यानी प्लस में c हो। ठीक, अगर इस रूप में आपको सवाल दिख रहा है, उसका समाकलन करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अंश को चेंज करना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप ऐसा करते हैं, देखो ये भी तो है, p के स्थान पर मैंने बताया था कोई भी संख्या हो सकता है, q के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकता है। तो चलो ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो p के स्थान पर 3 है और q के स्थान पर 7 है। अब ये मुझे बताओ कि अगर हम यहाँ पर, यानी कि आप मान लो एग्जाम दे रहे हो, ठीक, आपके दिमाग में तो यही होगा ना कि ये तो इस रूप में है, अब इसका सबसे पहले हम अंश चेंज करेंगे और अंश चेंज करके इसको हम लगाएंगे। आप लगा कर देख लो, अगर आंसर आ जाए तो मुझे बताना। अब आप मुझे बताओ कि आप इसको मान लो, यहाँ पर तो मान लो कि हम प्रश्नावली पढ़ रहे हैं और हमको पता है कि ये आंशिक भिन्न वाला चैप्टर हमारा अब चल रहा है, तो यानी आंशिक भिन्न से ही लगेगा। इतना तो अगर किताब में सॉल्व करो तो इतना तो पता होगा। मान लो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो एग्ज़ाम में तो ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता चलेगा ना कि वहाँ पर ये तो नहीं लिखा रहेगा कि आंशिक भिन्न से भिन्न वाले चैप्टर का सवाल है। अब क्या करोगे, अब अगर आप ऐसा करते हैं, इस सवाल में अगर आप इस विधि से सॉल्व करते हैं जो आपने प्रश्नावली 7.8 में जैसे आपने सॉल्व किए हैं, मतलब ऊपर वाला जो अंश है उसको चेंज करके आप लगाओगे, और अगर आप ऐसा और आप ऐसा ही लगाओगे, क्यों, क्योंकि ये तो देखो इस रूप में ही दिख रहा है, तो आपका दिमाग भी इसी रूप में काम करेगा, है ना। अब ये आप मुझे बताओ, ये सवाल अगर आप इस विधि से, जो आपका अंश चेंज करने वाला तरीका है, इस तरीके से लगाओगे तो ये नहीं लगेगा, लेकिन आंसर गलत आ जाएगा। अब क्या करोगे, अब कैसे पता करोगे कि यह आंशिक भिन्न वाले तरीके से लगेगा कि ये उस चैप्टर से लगेगा, कि मतलब जो अंश चेंज करने वाला जो तरीका होता है। आ गया ना कन्फ्यूजन। अब मुझे बताओ अब ये कैसे होगा। ठीक, बताओ, मुझे नहीं पता, अब आप लोग ही बताओ। ठीक, अब बताओ क्या करोगे, कैसे जानोगे कि मुझे किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना है, आंशिक भिन्न से करें या फिर अंश चेंज करने वाले तरीके से करें। अब देखो चलिए, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ठीक, कैसे आपको करना है। ठीक, देखो अगर आपको मतलब यकीन नहीं हो रहा कि उस प्रश्नावली में ऐसा सवाल थे या नहीं थे, चलिए मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। ठीक, यू कैन सी हियर प्रश्नावली 7.8, यहाँ पर जितने भी सवाल हैं आप सभी में देख सकते हो कि ये सभी उसी भी प्रकार के हैं। ये देखो ये सवाल देखो, लेकिन इस सवाल को अगर आप आंशिक भिन्न के तरीके से सॉल्व करोगे तो नहीं होगा, और अगर उस सवाल को आप इस तरीके से, जिस तरीके से इसको सॉल्व किया है, और ऐसे ही करोगे, आप एग्जाम में दोगे तो ऐसे ही करोगे, आपका दिमाग ऐसे ही काम करेगा कि ऐसे ही लगाना है। ठीक, और ऐसे सॉल्व करके आओगे तो वो सवाल अगर ऐसे सॉल्व करके आओगे तो वो गलत हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, अगर ऐसे दिख रहा है तो आप ऐसे ही तो सॉल्व करोगे, और इस सवाल को अगर आंशिक भिन्न से करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर उसको अगर आप उसको इस तरीके से सॉल्व करोगे जैसे आपने इसको सॉल्व किया, तो वो सवाल गलत हो जाएगा। अब कन्फ्यूजन है कि नहीं है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरीके से, फंडा क्या है। ठीक, चलिए मैं आपको असली इसका रीज़न बताता हूँ। ठीक, अब देखो तरीका ये है कि यहाँ पर जो अगर मतलब देखो ये जो बटा होता है, बटक नीचे, ठीक, चलो अच्छा बताते हैं, ये जो ऊपर वाला होता है इसको अंश बोलते हैं और नीचे जो होता है इसको हर बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर समझो, अगर यहाँ पर जो आपका हर होता है, अगर हर का मतलब कि जो गुणनखंड होता है, जैसे अभी मैंने इसका गुणनखंड किया, ठीक, अब यहाँ पर जैसे ये वाला गुणनखंड अभी किया था, पहला सवाल जो आपने, दूसरा सवाल जो आपने पढ़ा था, ठीक, अगर तो जो हर होता है अगर इसका गुणनखंड हो जाए, ठीक, गुणनखंड अगर हो जाए तो समझ लो कि इसको हमें सॉल्व करना है आंशिक भिन्न से।
अगर नीचे वाला ये जो हर होता है अगर इसका गुणनखंड ना हो पाए, इसका मतलब इस चीज़ को पता लगाने का बस यही तरीका है कि अगर नीचे वाले का गुणनखंड ना हो पाए तो इसको क्या करना है, आपको उस तरीके से चेंज करना है जो अंश चेंज करने वाला होता है। अंश को पहले चेंज करना है, और कैसे चेंज करना है ये आप प्रश्नावली 7.8 में खूब पढ़े हो, खूब समझे हो, ठीक। अब यहाँ पर कहने का मतलब, चलो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक। अब आप इस प्रश्नावली में देखो, यहाँ पर आप इसका गुणनखंड करके दिखाओ मुझे। देखो 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, जोड़ने पर 1 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा कर दे तो मतलब मतलब कितना 2 आ जाना चाहिए, ठीक। अब आप मुझे बताओ इसका गुणनखंड होगा नहीं होगा, ठीक। इसका चले देखते हैं, इसको इधर गुणा करोगे 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी जोड़ने, ये प्लस चिन्ह बता रहा है, जोड़ने पर 2 आना चाहिए और उन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा कर दो तो 6 आना चाहिए, ठीक। क्या इसका गुणनखंड हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक। देख लो कहीं पर देखो, ठीक, नहीं हो सकता, ठीक। मतलब हर का अगर गुणनखंड ना हो, हर का अगर गुणनखंड ना हो तो हमें इस तरीके से लगाना है, मतलब अंश चेंज करके उसको लगाना है। और अगर हर जो लिखा है उसका अगर गुणनखंड हो जाए तो उसको हमें आंशिक भिन्न से लगाना है, ठीक। चलिए अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं आप सब क्लियर करेंगे, ठीक। देखो अच्छा ये मुझे बताओ, मान लो हमने अभी कहा कि अगर नीचे वाला जो हर है उसका अगर गुणनखंड हो जाए तब तो हमें आंशिक भिन्न से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर उसका मतलब कि गुणनखंड ना हो तो हमें अंश वाला चेंज करके लिखना है, मतलब सॉल्व करना है। जैसे कि अब ये बताओ मुझे, यहाँ पर ये नीचे वाला हर है कि नहीं है? बिल्कुल है हर, ठीक। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बताओ कि अगर हम इसका गुणनखंड करें तो क्या इसका गुणनखंड हो जाएगा? चलिए देखते हैं। देखो 3 दूना 6 हो जाएगा, मतलब घटाने पर 1 आना चाहिए और उन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा कर दें तो 6 आना चाहिए, ठीक। और अब मुझे बताओ अगर हम 3 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, और 3 गुणे 2 कर देंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, मतलब कि इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ अगर इसका गुणनखंड हो जाएगा तो यानी इसको आपने अंश चेंज करने वाले से क्यों लगाया गया, ठीक। यही बताओगे ना, यही पूछोगे। भाई देखो देखो ये अंश है, इसको मैंने चेंज किया और चेंज करके इस सवाल को सॉल्व किया, तब तो ये को ऐसे लगाया तब इसका आंसर आया। इसको भी अगर आप आंशिक भिन्न से लगाओगे तो नहीं आएगा, सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, ठीक। अब आप मुझे बताओ, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, मैंने बताया कि अगर हर का मतलब कि गुणनखंड हो जाए तब तो उसको आपको आंशिक भिन्न से लगाना है, तो इसका भी तो गुणनखंड हो रहा है, इसको क्यों आंशिक भिन्न से नहीं लगाया गया है? क्यों इसको मतलब कि यहाँ पर इसका इसका जो अंश है इसको चेंज करके लगाया गया है, ठीक। देखो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो अंडर रूट लगा है, बस इसका ये रीज़न है, ठीक। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, प्रश्नावली 7.9 में कोई भी सवाल आप देखेंगे वहाँ पर अंडर रूट वाला नहीं मिलेगा आपको, ठीक। क्योंकि आंशिक भिन्न से लगा ही नहीं पाओगे। अगर अंडर रूट लगा है तो आंशिक भिन्न से कोई भी तरीका नहीं है कि आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक। समझ गए ना? तो बस यही है, अगर अंडर रूट लगा है तो फिर आपको हर चेंज ही, मतलब अगर इस तरीके से मान लो लिखा है, उसके बाद नीचे अगर आपने देखा कि अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक, उसके बाद फिर आपको चेक ही नहीं करना उसका गुणनखंड हो रहा है नहीं हो रहा, सीधा उसको आपको मतलब उसका अंश चेंज करके वाला जो तरीका है इसी तरीके से आपको लगाना है, ठीक। अगर अंडर रूट नहीं लगा है तब आपको चेक करना है कि उसका गुणनखंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो जाता है तो आंशिक भिन्न से लगाओ, नहीं होता तो आप उसका अंश चेंज करो फिर लगाओ, ठीक। आप सब समझ गए ना? कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और होना भी नहीं चाहिए, ठीक। और बाकी अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख लो, ठीक। आई होप आप सब फंडा समझ गए होंगे। अब चलिए चुपचाप से लगाते हैं सवाल नंबर 3 को, ठीक। अब देखो इस सवाल में हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, ठीक। और इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? ऐसा करते हैं, आपको डायरेक्ट हम तरीका यहाँ पर चलिए बता देते हैं, ठीक। चलिए बाहर बताते हैं। ऐसा करते हैं, इस वीडियो के बाद एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं कि गुणनखंड जो होता है उसको हम डायरेक्ट एक लाइन में कैसे करते हैं, ठीक। तुरंत डायरेक्ट कैसे करें, इसके बाद बना देंगे। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। यहाँ पर इसका जो गुणनखंड करना है, इसको यहाँ पर सबसे पहले यही तो चेक करना है कि यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। घटाने पर मतलब अगर घटा दो तो 3 आना चाहिए, और उसी संख्याओं को गुणा कर दें तो 4 आना चाहिए, ठीक। अगर हम 4 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, घटाने पर 3 आ गया ना। और गुणा करें, 4 गुणा 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। तो यानी ये हमारा परफेक्ट हो, यानी गुणनखंड हो गया, ठीक। हम क्या करेंगे यहाँ पर सीधा यक्स बराबर कितना लिखेंगे? कितना आया यहाँ पर? x बराबर 4 आया है ना।
तो 4 लिखेंगे। उसके बाद यक्स के आगे जो लिखा है, ठीक, यक्स के आगे गुणांक कितना लिखा है, 2 लिखा है, ठीक। देखो यहाँ पर सबसे पहले सिर्फ आपको इतना पता लगाना है कि किसको यहाँ पर अगर माइनस लगा है तो घटाने पर मतलब आना चाहिए, ठीक, ये वाला, और अगर प्लस होता तो जोड़ने पर ये आता, ठीक। तो यहाँ पर कहने का मतलब इतना आपको पता करना है कि किसको किसको जोड़ना है, किसको घटाना है। इतना करने के बाद जैसे कि यहाँ पर मैंने पता कर लिया कि 2 दूना 4, मतलब घटाने पर 3 आना चाहिए, गुणा करो उन्हीं दोनों संख्याओं को तो 4 आना चाहिए, ठीक। तो ये गुणनखंड तो आपको पहले पता कर लेना है, ठीक। जैसे ये इतना मुझे पता चल गया, अब क्या करना है, यक्स बराबर पहले वाला जो लिखा है उसको लिखो बटे में, यक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है, जैसे 2 लिखा है तो 2 करेंगे, ठीक। उसके बाद यक्स बराबर अब दूसरा जो लिखा है उसको भी लिख दो, ठीक। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, उसके बाद में बटा लगाएंगे, यहाँ पर ये लिखा है जो इसको लिख देंगे, ठीक। तो यानी इसको इससे काटेंगे, कितना हो जाएगा 2, यानी यक्स बराबर 2 आ गया, एक ये हो गया और एक यक्स बराबर 1/2 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है चिन्ह में सबसे पहले, ठीक। इतना करने के बाद अब आप चिन्ह देखना, ठीक। अब देखो अगर देखो यहाँ पर ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक। तो इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर चेंज करो, ये माइनस में कर दो, ये माइनस में मतलब ये माइनस वाला था इसको प्लस कर दो, ठीक। तो ये कहने का मतलब है कि ये प्लस में हो गया, ठीक, समझ गए ना। तो इसके आगे माइनस लगा दो और इसके आगे प्लस लगा दो, ठीक। तो यानी कि देखो इसको इधर भेजो कितना हो जाएगा, यक्स -2 हो जाएगा, और उसके बाद इसको इधर भेजो कितना हो जाएगा, यक्स -1/2 हो जाएगा, ठीक। ये माइनस में था, इधर प्लस में आ जाएगा, ठीक ठीक। उसके बाद बराबर में 0 कर दो, तो यहाँ पर हमारा एक गुणनखंड हो गया यक्स +2, और यहाँ पर 2 दूना मतलब इसमें गुणा करो 2x -1 हो गया, हो जाएगा, ठीक। और बटा 2 होगा, 2 को इधर भी दो को 0 हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये हमारा गुणनखंड हो गया, ठीक, समझ गए ना। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। अब चाहो तो ऐसे करो या फिर आपको जो तरीका अच्छा लगे, ठीक यार। अब यहाँ पर देखो अगर आपको चाहो तो इस तरीके से कर लो, या फिर चाहो तो आपने कक्षा 10 में जो पढ़ा तरीका वो सिंपल सा जो तरीका होता है इसको यहाँ पर करो। जैसे कि मैंने ये अभी बताया था ना सवाल नंबर दूसरे में, ये गुणनखंड है, ऐसे चाहो तो आप ऐसे कर लो और चाहो तो आप सीधा डायरेक्ट ऐसे करके निकाल सकते हो। तो ठीक, कुल मिलाकर हमें गुणनखंड करना है, चाहे जैसे करो उससे नहीं मतलब, ठीक। यानी कि ये जो आ गया वो हो गया 3x प्लस में बटे में 2x -1 और x प्लस में 2, ठीक, dx ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना है, तोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x -1 और उसके बाद में x प्लस में 2 बराबर में। अब यहाँ पर a बटे में देखो इसका पावर कितना 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो इसलिए सीधा सा a ऊपर लिखेंगे, ठीक। अब ये सब कैसे तोड़ा जाता है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, जो बेसिक वीडियो मैंने आपको इसके पहले वाले बताया था। देखो हर प्रश्नावली को लाने से पहले मैं एक बेसिक वीडियो लाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन प्रश्नावली समझाते समय बिल्कुल भी ना हो, ठीक। इसलिए मैं सबसे पहले बेसिक वीडियो आपको बता देता हूँ, ठीक। बेसिक वीडियो में क्या क्या आपको इस प्रश्नावली में पढ़ने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर उसको मैंने बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस वीडियो को नहीं देखे तो देख लेना, ठीक, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में b बटे में इसको हम लिखेंगे x प्लस में 2, ठीक, ये लिख देंगे। चलो ठीक है। अब यहाँ पर इसका हर बराबर करेंगे तो यहाँ पर इधर ऊपर वाला जो लिखा है उसको लिख दो, उसके बाद में a इसको तिरिया गुणा कर दो, बस हो जाएगा। ये हो गया प्लस में b, इसको इससे गुणा करोगे तो 2x -1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो नीचे है ये कट जाएगा, ठीक, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, ठीक। अब यहाँ पर देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो खटाक से x बराबर 1/2 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर -2 हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर इन्हीं दोनों वैल्यू को रख कर चेक कर लो, a और b की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। चलो सबसे पहले -2 रखते हैं, यहाँ -2 रखेंगे तो -6 हो जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा -2 रखेंगे, -2 प्लस में 2 और प्लस में b और यहाँ पर -2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक, -1 पहले से, ठीक। अब यहाँ पर ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा -5b और b बराबर कितना हो जाएगा -1/5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर एक गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, ठीक हो गया, यानी कि b की वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर हम 1/2 रखेंगे ताकि a की वैल्यू आ गया, ठीक। तो 3 गुणे 1/2 प्लस में 7 बराबर में इधर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस में 2 और उसके बाद में b और यहाँ पर देखो 2 गुणे में 1/2 -1 रखेंगे, इससे इसको घटाएंगे, ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 2 दूना 4, 4 1 5, ठीक। तो यानी कि a गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 5/2 और इधर हो जाएगा 3 × 9 3 और यहाँ पर देखो 3 × 9 3 हो जाएगा, 7 यानी कि 7 दून कितना हो जाएगा 14, 14 3 17, 17/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि a की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो a बराबर हो जाएगा 17/2,
5, ठीक। तो यानी v की वैल्यू इतना आ गया और a की वैल्यू इतना आ गया, ठीक। चलिए a और v की वैल्यू रख दो, सीधा समाकलन कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक। कहाँ पर, यहाँ पर a और यहाँ पर v, इसकी वैल्यू रखना है, समाकलन का चिन्ह लगाना है, बस सीधा यानी सॉल्व कर लेना है, बस आंसर। तो देखो a के स्थान पर आया है यहाँ पर 17/5 आया, 17/5 क्या कांस्टेंट है, इसको आगे निकाल देंगे, तो 17/5 आगे लिख देंगे, ये a की वैल्यू हो गया, ऊपर बचेगा, a को आगे निकाल दिया तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा dx और प्लस इसका वैल्यू जो है माइनस में है, ठीक, माइनस पहले ही लगा देते हैं, और 1/5 आया, ठीक, 1/5 आगे निकाल देंगे तो 1 और यहाँ पर क्या है x प्लस में 2, ये हो जाएगा हमारा dx, ठीक। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा हमारा हो जाएगा log 2x - 1, 2x - 1 को दोबारा से करेंगे तो मतलब इसका जो अवकलन होगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब इसका जो अवकलन हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसको क्या करेंगे हम 1/2 लिख देंगे, ठीक। सिंपल सा आप इसका मतलब जो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ठीक, तो मतलब मैंने इसको डायरेक्ट कैसे किया, तो सीधा आप फंडा है, आप यहाँ पर मान लेना 2x - 1 बराबर में t। अब यहाँ पर इसका यानी अवकलन करके इसको सॉल्व कर लेना आराम से 1-2 घंटे में, फिर उसके बाद आप इसको लगा लेना, ठीक, समझ लो ना। तो कहने का मतलब है जल्दी करने के लिए मैंने यहाँ पर इसका डायरेक्ट समाकलन कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, इसका तो सीधा सा हो जाएगा log x प्लस में 2, ठीक, प्लस में c हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है ये हमारा हो जाएगा 17/10 log 2x - 1 और यहाँ पर हो जाए 1/5 log x प्लस में 2 प्लस में c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सवाल नंबर 4 को, ठीक। देखो ऐसा है कि आपने नहीं मतलब मैंने, ठीक, बहुत आराम समझा दिया आपको। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, आप सवाल नंबर 4 के बाद अब जो सवाल पढ़ते हैं थोड़ा जल्दी लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखो अगर आपको कहीं पर अगर थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट हो जाता हो तो फिर उसके वीडियो मतलब पीछे करके फिर से उसको ध्यान से देख लिया करो, ठीक। अगर कहीं पर आपको कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर कैसे हो गया, ठीक, तो उस चीज़ को पीछे से करके थोड़ा सा देख लिया करो, ठीक। और अगर आपको डाउट होता है तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, उसके बाद हमें एक अलग वीडियो बनाकर उसमें आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक। तो इसकी टेंशन मत लेना, डाउट तो रहेगा ही नहीं आपके पास, ठीक, इतना तो गारंटी है। अब यहाँ पर समझ लो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा जल्दी इसको लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे, ठीक, क्या मानेंगे, देखो यहाँ पर हम मान तो लेंगे, क्या मानेंगे, इसके स्थान पर समझो, ठीक। यहाँ पर एक बात समझ लेना, यहाँ पर x² की जगह हम सीधा t मान लेंगे, ठीक। यहाँ पर t मानेंगे लेकिन यहाँ पर हम इसका अवकलन नहीं करेंगे, ये गलती मत करना। यहाँ पर हमने t मान लिया लेकिन इसके स्थान पर मतलब इसको अब आपको अवकलन नहीं करना है, बस सीधा से यहाँ पर t लिखना है, ठीक। अवकलन तब करना जब आपका पूरा सॉल्व हो जाए, जब बारी आ जाए मतलब सीधा सा अवकलन यानी समाकलन करने की बारी आ जाए, तब आप मानना और फिर उसके बाद कर सकते हो, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपको सीधा नहीं करना, ठीक। ये तो टेम्परेरी में सिर्फ हम इसके स्थान पर मान रहे हैं, और यहाँ पर क्योंकि डायरेक्ट भी इसको ऐसे लगा सकते हैं, ठीक। तो देखो जहाँ पर x² उसकी जगह t रखो, ठीक, बाकी ये हो गया। अब देखो ये सिंपल सा दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा, ठीक। अब इसको लिख दो dt लिख दो, ठीक, इसको भी चेंज कर दो dt हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, सीधा सा इतने बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड, ये हो जाएगा t प्लस में 2 और ये हो जाएगा 2t प्लस में 1 बराबर में, अब यहाँ पर a लिखेंगे और a बटे में t प्लस 2 लिखेंगे, उसके बाद प्लस में b लिखेंगे बटे में 2t प्लस में 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर सीधा सा तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक, सीधा सा तिर्यक यहाँ पर ऊपर वाला जो लिख उसको लिख लो, ठीक, t प्लस में 1 और यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो इसको जाएगा 2t प्लस में 1 और इधर b वाला हो जाएगा t प्लस में 2, ठीक। अब t के स्थान पर क्या हो जाएगा, t के स्थान पर एक बार रखो -1/2 और एक बार t बराबर कितना रखो -2, ठीक। अच्छा ये सब वैल्यू कहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यही सब है, ठीक। देखो इसके स्थान पर बराबर 0 मान लो, तो एक बार इसको इधर भेद पक्षांतर कर करके इसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक, कुल मिलाकर। यहाँ पर बारी बारी से चलिए रखते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम t की वैल्यू रखते हैं -2, ठीक। तो यहाँ पर -2 रखेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 2 दूना -4 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा,
प्लस में यहाँ पर 2 रखेंगे तो -2 प्लस में 2 हो जाएगा, ख़त्म हो गया, मतलब ये 0 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ से घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा -3, ठीक, -3a हो जाएगा, ठीक। इससे कट जाएगा, माइनस माइनस मतलब कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर रखते हैं माइनस का 1/2 अब की रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2, उसके बाद प्लस में 1, ठीक, यहाँ पर रखना है, ठीक। अब बराबर में कितना हो जाएगा a, और यहाँ पर रखेंगे 2 गुणे में माइनस का 1/2 प्लस में 1, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, प्लस में यहाँ पर हम लिखेंगे b, और उसके बाद में -1/2 प्लस में 2, ठीक, यहाँ पर ये रख दिया। अब यहाँ से इसको काटेंगे, -1 प्लस में 1 यानी पूरा 0 हो जाएगा, और 2 दूना 4, सॉरी 2 एक अन्नम 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। बराबर में इधर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3, यानी कि ये हो जाएगा 3/2, 2 से तो 2 कट जाएगा, यानी कि b की वैल्यू भी आ जाएगा 1/3, ठीक। मतलब दोनों की वैल्यू कितना आ गया, 1/3। अब देखो यहाँ पर एक बात बता दो, यहाँ मतलब t के स्थान पर अपने क्या माना था, x² माना था, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले अब यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, ठीक। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर नहीं रखोगे तो सवाल आपका आगे गलत हो जाएगा, मुझसे मत बोलना, ठीक। सबसे पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पर सिर्फ t कहाँ तक मानना था हमें, a और v की वैल्यू निकल आया चुपचाप से, तो फिर t का सहारा छोड़ दो, कह दो ऐसा है, भाग जाओ यहाँ से अब, ठीक। तो यानी कि t के स्थान पर आपने जो माना था उसको फिर से रख लो, ठीक, x² माना तब फिर से रख देंगे, ठीक। a और b की वैल्यू आ गया, अब कितना आया, 1/3 आया, इसका भी आया, इसका भी आया। ऐसा करते हैं 1/3 दोनों में मिल रहा है, यानी कामा ले लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम कामा ले लेते हैं, और यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, 1/t के स्थान पर x² था, x² सिंपल से लिखेंगे, ठीक, प्लस में 2, ठीक, dx हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 1/3 जो था सबसे पहले कामा आपने ले ही लिया, ठीक। अब सीधा सा यहाँ पर 2 लिखो, x² लिखो, प्लस में 2 लिखो, सॉरी प्लस में 1 है, dx हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। समझ गए नहीं समझ गए, t की वैल्यू बिना रखे यहाँ से समाकलन ना करना, ठीक, गलत हो जाएगा, ठीक, सीधा सा। अच्छा क्यों माना था यहाँ पर t, यहाँ पर t मैंने सिर्फ और सिर्फ a और b की वैल्यू निकालने के लिए माना था, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, इसके बाद अब हम इसका सीधा सा समाकलन करेंगे, ठीक। अच्छा इसको हम सबसे पहले स्क्वायर बनाएंगे, इसको बना सकते हैं, कैसे स्क्वायर बनाएंगे, इसका अंडर रूट लगा कर पहले स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट टू गुणा करेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि ये हो जाएगा x² प्लस में a², तो x² प्लस में 1/x² प्लस में a² tan वाला सूत्र होता है, ठीक। तो ये हमारा बन जाएगा, क्या होता है, देखो 1/3 सबसे पहले कॉमा जो लिया था, ठीक, इसका जो हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a होता है, तो a के स्थान पर ये है तो 1/a होता है, तो a के स्थान पर हमारा ये हो गया। उसके बाद में tan इनवर्स लगाएंगे, x के स्थान पर x ही है, a के स्थान पर √2 है, तो ये लिख देंगे, ठीक। उसके बाद में मतलब इसका तो समाकलन हो गया, इसका समाकलन चलिए करते हैं, ठीक। तो ये प्लस में हो जाएगा, और इसको भी हम tan इनवर्स वाला ही सूत्र बना देंगे, ठीक। कैसे, देखो ये अंडर रूट इसका भी करके होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। तो यानी कुल मिलाकर इसको हम ऐसे ले देंगे, 1/√2 x, ठीक, मतलब ये x जो है अंडर रूट के बाहर है, ठीक, x होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। तो इसको x मान लो, इसको a मान लो, हो गया ना। तो ये भी हमारा tan इनवर्स वाला हो गया, ठीक। उसके बाद इसी तरह यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक। अब इसका भी हो जाएगा 1/2, उसके बाद में tan इनवर्स बन जाएगा, उसके बाद में x का काम ये कर रहा है, ठीक। तो x √2 हो जाएगा, बट्टा में 1 हो जाएगा, प्लस में ब्रैकेट लगाओ, प्लस में c लिख दो, ठीक, ये हो गया। अब ये समाकलन देखो, अब दोनों में अंडर रूट 1/√2 कामा मिल रहा है, ठीक, दोनों मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इतना कामा फिर ले लेंगे, तो 1/3 पहले से था, 1/√2 ये भी हो गया, ठीक। तो ये अंदर जो बचेगा हमारा वो बचेगा tan इनवर्स x बटे में √2, एक ये बचेगा, प्लस में यहाँ पर दूसरा जो है tan इनवर्स x √2, ठीक, ये हो गया,
प्लस में सी, ये हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना। अब इसके बाद जो आपके जो सवाल होंगे वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक, कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम आपको जल्दी जल्दी बता दें। जल्दी जल्दी बताने का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा जल्दी जल्दी बता दें कि आपको समझ में ना आए। ठीक, ऐसा बताएंगे आराम आराम, ये ऐसे ही बताएंगे मतलब, लेकिन थोड़ा कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जल्दी से वो चैप्टर आपका समाप्त हो जाए। ठीक, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और इसके बाद चल रहे हैं, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, किसी मतलब इसके बाद वाला जो आएगा। ठीक, तो अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। ठीक, तो चलते हैं, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।